नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं चंद्रशेखर एडवोकेट। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिम तैसी। आज बहुत सारे विषयों पर बात करने के लिए ये वीडियो बनाया मैंने। बहुत उपयोगी वीडियो है। आपके पास बहुत सारी जानकारियां अभी पहले से जो आ रही हैं, खबरें उनसे हुई होंगी। इलेक्शन के बाद से अब तक के सफर को, बीजेपी को और आगे के भविष्य में क्या हो सकता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा रहेगी। क्या प्रॉस हैं, क्या कॉन्स हैं, क्या चुनौतियां होंगी, और योगी जी के बारे में चर्चा करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। 2024 का जनरल इलेक्शन, बीजेपी को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली, एनडीए को अपेक्षित कामयाबी नहीं मिली। 370 धारा के हटाने के साथ ही 370 बीजेपी और 400 पार, अब की बार 400 पार का नारा विफल हो गया। मोदी जी को अपेक्षित सीट नहीं मिली। और तो और 22 जनवरी 2024 को भगवान श्री राम जी के मंदिर का उद्घाटन हुआ था अयोध्या में बड़ी धूमधाम से। उस अयोध्या नगरी वालों ने भी बीजेपी को अस्वीकार कर दिया। वहां से भी समाजवादी पार्टी, जिसके पूर्व प्रमुख जो दिवंगत हैं मुलायम सिंह यादव, ने कार सेवकों पर गोली चलवाकर सरयू का जो जल है लहू से जो है लाल हो गया था। उस पार्टी के अवधेश प्रसाद को अयोध्या वासियों ने पसंद किया और वहां से उनको जिताया। बीजेपी के लल्लू सिंह हार गए। और बहुत सारे विषय हैं, इन पर डिटेल से चर्चा होगी। योगी जी को क्या हटाना चाहते हैं अमित शाह और योगी जी, क्यों हारी बीजेपी, हेमंत बिश्व शर्मा का क्या कहना है, शुभेंदु अधिकारी का क्या कहना है, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, सभी पर चर्चा करते हैं। तो विस्तारपूर्वक जान लेते हैं। क्या मोदी जी की गारंटी हर मीटिंग में लेके डूबी उनको, कि मोदी जी की गारंटी हर भाषण में उन्होंने बोला। कब बोलना शुरू किया? जब दो लड़कों की जोड़ी में से एक लड़के ने संविधान की पत्ती दिखाकर लोगों को कहा कि मोदी जी आरक्षण खत्म कर देंगे, मोदी जी संविधान को बदल देंगे, लोगों को बरगलाया। तो क्या बीजेपी को समझ में नहीं आया कि अगर कोई ऐसा कर रहा है तो उसका किस प्रकार उसके झूठ को बेनकाब किया जाए? मोदी जी ने अपनी तरफ से प्रयास किया। देखो, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना बड़ा टिपिकल टास्क है, बहुत कठिन कार्य है, इतनी एंटी इनकम्बेंसी होती है। और एक बात और मैं चर्चा करूंगा इसमें, कि बहुत टिपिकल होता है, तीसरी बार नेहरू जी बने इससे पहले और कोई 3 टर्म लगातार प्रधानमंत्री नहीं बन पाया। खैर, मोदी जी बने, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्यों मोदी जी को अपेक्षित बहुमत नहीं मिला? आपकी बार उनकी सरकार अपने बीजेपी के दम पर नहीं है, सहयोगियों के दम पर है। सहयोगियों के साथ उनकी 293 सीटें, बीजेपी की अकेले 240 सीटें। और कांग्रेस इसमें भी 98 सीट जीत के भी कह रही है हमारी मोरल विक्ट्री है, नैतिक हार है बीजेपी की और हमारी नैतिक जीत है। खैर, अपने अपने इंटरप्रिटेशन होती है, एलोब्रेशन होती है पार्टियों की कि किस तरीके से करते हैं, परंतु सावधान होने की आवश्यकता तो है। बीजेपी पिछले चुनाव में उत्तर प्रदेश के अंदर 66 सीटें थी, 65 या 66 सीटें थी 2019 के में। अब की बार वो रह गए 36 पे। मोटा मोटी 30 सीटें उनकी कम हो गई। क्या कारण रहा? पीछे आपने पढ़ा होगा, अखबार में आया, वीडियो में देखा होगा। मोदी जी को क्यों नहीं मिल पाई सीटें इतनी? 2 चीजें जो मेरी समझ में आती है वो है, एक तो योगी जी उपेक्षा की गई, उनकी योगी जी महाराज की उपेक्षा की गई कि कैसे योगी को डाउन करा जाए, अमित शाह का रास्ता साफ किया जाए। योगी, कुछ लोग होते हैं जो पद से अपना कद बड़ा करते हैं, कुछ लोगों का कद इतना बड़ा होता है कि पद पे आके वो और शोभायमान होते हैं, उनका पद जो है, उनका कद जो है पद से बड़ा होता है। कुछ लोगों का पद से ही उनका कद नापा जाता है। तो योगी जी पद से ऊपर वाले व्यक्ति हैं। योगी जी की अपेक्षा की गई, क्यों की गई? और दूसरा, संघ की भी उपेक्षा की गई। बीच चुनाव से पहले कह दिया गया 2 महीने पहले, अब हम संघ के सहारे नहीं है। संघ ने अपना विड्रॉ किया, अपनी कार्यपालिका बुला ली चुनाव के दरमियान नागपुर में। ये बहुत सारे बिंदु हैं। दूसरा, एक सबसे बड़ा कारण, क्या मोदी जी ने कहा, नारा दिया सबसे पहले 2014 में, सबका साथ सबका विश्वास। फिर उन्होंने एक लाइन और जोड़ दी, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास। फिर उन्होंने एक लाइन और ऐड दी उसमें, अब जो है तुष्टीकरण नहीं तृप्तिकरण होगा। मोदी जी को समझना चाहिए था कि जब जनता का तृप्तिकरण भगवान श्री राम नहीं कर पाए तो मोदी जी कैसे कर सकते हैं? इसका एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं आपको। आप अपने घर में कोई फंक्शन रखिए, 50 लोगों को बुलाइए, अपने रिश्तेदारों को, अपने कुछ इष्ट मित्रों को। 50 में से कोई 5 या 4 या 3 या 2 या 1 असंतुष्ट होकर जाएगा। आप सबको संतुष्ट कर ही नहीं सकते, बुराई करेगा सब आपकी बाहर जाके। तो ये कैसे संभव है कि आप सबको तृप्त कर दोगे? अब आती है मेन बात तृप्त की, किसके विषय पे मैंने कही। मोदी जी ने पश्माना मुसलमानों को लेके बड़ी अपनी रणनीति बनाई। मुस्लिम जो निचला तबका, मुस्लिमों में भी बहुत फर्क हैं, बहुत जातियां हैं, वो आम लोगों को नहीं पता पर उनमें भी हैं। उनको जोड़ने के लिए बीजेपी के साथ बूथ स्तर से लेके नगर स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर उन्होंने अपने मुस्लिमों को जोड़ा। पर दुर्भाग्य ये रहा कि मोदी जी को मुस्लिमों का साथ नहीं मिला। 2014 में एनडीए को मुस्लिमों की 9% वोट मिले थे, और यूपीए जो आपकी वर्तमान में इंडी है, 2014 में उसको 45% मिले। 2019 में भी सेम रहा।
यूपीए को, एनडीए को 45% और मोदी जी को 9%, मतलब बीजेपी को 9%, एनडीए को। 2024 में क्या हुआ, यूपीए एनडीए को मिल गए 75% और एनडीए को बीजेपी समेत 10% हुए। वहां तो 30% बढ़ा, यहाँ पे केवल 1% बढ़ा। तो क्या समर्थन मिला? 3 तलाक, ये वो सब कुछ करके। एक अभी खबर आई थी, आपने सुनी होगी, एक गांव है उत्तर प्रदेश में, एक बूथ पे 2500 गांव में 2500 की वोटों की संख्या थी, पूरा मुस्लिमों का गांव है। 532 कॉलोनी आई उसमें, मतलब 532 पक्के घर दिए गए मुसलमानों को, परंतु किसी मुसलमान ने मोदी को वोट नहीं दिया। तो एक तो जब भगवान तृप्तिकरण नहीं कर सकते किसी भी मजहब के, जो जिसको मानता है वो तृप्तिकरण नहीं कर सकता उनका, सबका कोई ना कोई तो नाराज होकर रहेगा ही। तो आपने कैसे सुन लिया, मैंने उदाहरण दिया आपके एक फंक्शन वाला। फिर दूसरा, मोदी जी ने, बीजेपी ने ऐसी पार्टियों से गठबंधन किया जिसका खामियाजा उन्हें चुनाव में भुगतना पड़ा। अजीत पवार को महाराष्ट्र में बुला लिया, जिनके खिलाफ भ्रष्टाचार के धाड़े मार के रोते थे कि भ्रष्टाचारी है, ये है वो है ये है। ओपी राजभर जो दिन भर गालियां देता था, उसको फिर उन्होंने बुला लिया। हिंदुत्व के नाम पर वोट नहीं माने और जनता ने ठेंगा दिखा दिया। यूपी, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल और राजस्थान, 4 स्टेटों में लुटिया डूबी, जिससे जो 303 का आंकड़ा था वो गिर के 240 रह गया। मोटा मोटी 63 सीटें पीछे रह गया 2019 के मुकाबले में। जो राम मंदिर तोड़ने की बात करते थे उनके खिलाफ तो एक्शन नहीं लिया गया, ना उनका निंदा की गई, ना उनका विरोध किया गया। दूसरी एक बड़ी बात जो मेरी समझ आती है, SC ST और OBC का वोट बीजेपी को नहीं मिला। बीजेपी के खाते में ना जाकर वो समाजवादी पार्टी के खाते में चला गया सीधा, और कांग्रेस के खाते में चला गया, जिससे कांग्रेस को संजीवनी मिली, वो 52 से 98 में पहुंच गई। और समाजवादी पार्टी जो 7 थी या 5 थी पिछले इलेक्शन में, वो 37 पे पहुंच गई। अति आत्मविश्वास, अहंकार ने बीजेपी को चारों कोने चित कर दिया। अमित शाह की चाणक्य वाली नीति काम नहीं आई। एक हेमंत शर्मा नाम के पत्रकार होते थे जब बीजेपी 2014 में इलेक्शन लड़ रही थी, तो कलराज मिश्रा जी ने एक हेमंत शर्मा को अमित शाह से मिलाया था कि ये यूपी की आंख, नाक, कान सब है। उसके बाद उस व्यक्ति का कद इतना बढ़ गया कि वो अपने आप को मुख्यमंत्री से ऊपर समझने लगा। 35 लोगों के सीटों की रिकमेंडेशन को काट दिया था। योगी जी ने कहा था ये नहीं है, इनके खिलाफ माहौल ठीक नहीं है, इनको टिकटें मत दो। पर अमित शाह और मोदी ने योगी की बात को बाईपास किया, सरपास किया, दबा दिया, सप्रेस कर दिया और उनको टिकटें दे दी। लल्लन सिंह को के खिलाफ जो है बहुत नाराजगी थी अयोध्या में, परंतु उसको फिर भी टिकट दिया गया और वो हार गया। दूसरा, मोदी, शाह, योगी, नड्डा, गडकरी संघ में खराबियां हो सकती हैं, परंतु सबसे बड़ी खराबी हिंदुओं में है। हिंदू इसीलिए पृथ्वीराज के जमाने से घटता पिटता रहा है क्योंकि उनमें आपस में एकता नहीं है। वो एक नहीं है, इसलिए वो हारते हैं, इसलिए वो लुटते हैं, पिटते हैं। और जो पार्टी हिंदुओं का सर्वनाश करने को तैयार है उनको वोट देते हैं अपने लालच में। खैर, मोदी जी 2024 में पुनः प्रधानमंत्री बन गए, पर अब क्या वो कमजोर है, उतनी ताकत उनके पास नहीं है। यूपी में जो 66 सीटें की जगह अगर 60 भी आती तो संभल रहता, पर क्यों आती? खबरें तो ये भी हैं कि 2022 का इलेक्शन जो योगी जी जीते, बहुत अच्छी, यूपी में 425 की विधानसभा है, तो उसमें से 300 करीब वोट लेके आए अपनी सीटें। तो शीर्ष नेतृत्व चाहता था कैसे भी योगी जो है 200 से नीचे आ जाए। तो इस तरीके की कार्रवाई अगर आप सोचोगे कि हम अपने आदमी को अपनी विरासत देके जाएं, जो काबिल है उसको पीछे छोड़ दें, तो फिर जनता तो देख रही है ना, योगी जी को जिस तरह से दबाया जा रहा है, जनता देख रही है। अब बताएं, आपको 2014 में बीजेपी को 4.5 लाख वोट मिले थे। अब क्या 5,29,000 2019 में मिले, अब क्या मिले 4,99,000, और वो हार गई। क्यों? मायावती कमजोर हो गई, टिकटों का बंटवारा सही नहीं हुआ। और टिकटों का बंटवारा सही नहीं होने के कारण ही बीजेपी का ये हर्ष हुआ। टिकटों का बंटवारा अमित शाह जी के नेतृत्व में उनकी टीम ने किया, हेमंत शर्मा जैसे लोगों ने किया। तो मेरा क्या, मोदी जी अपने बात बीजेपी को खत्म करके जाने की इच्छा में है क्या? खत्म करके जाना चाहते हैं बीजेपी को, या अमित शाह के लिए बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं? बीजेपी को खत्म करना चाहते हैं, बड़ा सवाल है। लगातार योगी को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। पहले यूपी के इलेक्शन में भी कहा 2022 के विधानसभा चुनाव में इसकी 200 से कम सीटों में निपट जाए तो उसको योगी को निपटा दे। और अब उनको एक जीवनदान दिया योगी को, अभी मंत्री जो वहां पे जो इनका आत्मचिंतन हुआ है, शिविर हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो केंद्र को रिपोर्ट सौंपी गई यूपी में हार की, तो योगी को संजीवनी दी गई है। परंतु अभी 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। मुझे लगता है अगर उसमें भी अपेक्षित नहीं आया तो मोदी जी योगी जी की बदले ले लेंगे अमित शाह के कहने पर। बंगाल में 2 से 77 पर पहुंचे, परंतु वहां के लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया टीएमसी के हाथों। एक बार भी कोई कठोर एक्शन नहीं दिया गया, केंद्र में सरकार होते हुए भी। लोग कैसे विश्वास करेंगे आप पे? और दूसरा, संविधान की प्रति देखो मेरे पास भी है, एक ऐसी भी होती है ये, और एक ये बड़ा भी बेर एक्ट होता है, दिखाता हूं मैं आपको। ये हमारा संविधान, इस तरीके की कॉपी लेके राहुल गांधी जी जो है हर एक
अपनी चुनावी सभा में, रैली में कहा कि मोदी संविधान बदल देंगे, SC ST का आरक्षण खत्म कर देंगे, बस उसको ढंग से प्रतिकार नहीं कर पाया उसकी बात को राहुल गांधी की। अखिलेश यादव का PDA, पीड़ित दलित और अल्पसंख्यक का फार्मूला चल गया। उसने अब क्या, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी के जो प्रमुख हैं, टिकटों का बंटवारा जाति समीकरण के हिसाब से किया, उसको अपेक्षित परिणाम से कहीं ज्यादा अच्छे परिणाम मिले। अभी आपने सुना होगा, हिंदुओं की कमी बता रहा हूं, देखो ये तो कोई भी संतुष्ट नहीं कर सकता, 10 साल की इनकम ऐसी थी जो भी था, परंतु एक आदमी लगातार कभी कहता है कि मंदिर में लड़कियों को छेड़ने जाते हैं युवक जो है, और लोकतंत्र के मंदिर संसद में एक आदमी भरी सभा में कहता है हिंदू 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 हिंदू, हिंसक हिंसक हिंसक, असत्य असत्य असत्य, हिंदुओं का काम हिंसा करना है। उसके बाद भी ऐसे ही चाटुकार लोग हैं, प्रशंसक हिंदू ही प्रशंसक हैं। भाई राहुल गांधी खुद तो हिंदू है नहीं, तो उनको लिए तो हिंदू का नाश हो ज़्यादा अच्छा है, हिंदू हिंसक है उनके लिए। अभी UN ने आतंकवादियों की, एक वर्ड के आतंकवादियों की लिस्ट शामिल की है, प्रदर्शित की है, उसमें 47 नाम है, उसमें एक भी हिंदू नहीं है। किसी हिंसा में हिंदू का नाम पहले कभी नहीं आता, पर फिर भी हिंदू हिंसक, फिर भी हिंदू उसी पार्टी को वोट देगा। खैर वोट देना दे उसका अपना अपना आकलन है, अपनी अपनी अलग बात है, परंतु मोदी जी को ये बात समझनी चाहिए कि केंद्र की सत्ता का गलियारा उत्तर प्रदेश से होकर निकलता है, और वहां पे आप लोगों को असंतुष्ट कर रहे हो। आप वहां पे लोगों को, कमियां योगी में भी हो सकती हैं, पर आप योगी की छवि, पद से ऊपर उनका कद है, तो उसके साथ उनके साथ व्यवहार करना चाहिए। योगी को डाउन करेंगे तो बीजेपी 2029 में बिल्कुल मलियामेट हो जाएगी, जैसे कांग्रेस हुई थी ना, ऐसे हो जाएगी। ये मेरा अपना आकलन है, मैं चाहता हूँ मेरी बात गलत हो, मैं सत्य साबित हूँ। अमित शर्मा, हेमंत शर्मा जैसे चाटुकारों का साथ छोड़ दे। दूसरा, मोदी जी ने और शाह का जो अहंकार है ना योगी को कमजोर करने का, वो अब घड़े से पानी बाहर आना लगा है, आम आदमी को दिखने लगा है। हो सकता है कि मोदी जी का ना हो ऐसा, पर योगी जी को डाउन करने का पर थोड़ा बहुत तो है उनका, पर शाह का तो पूरा ही है जो दिख रहा है। अब सत्य क्या है, सत्य क्या है तो हम नहीं जानते, पर अमित शाह जी बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हैं। मैं चाहता हूँ कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री बने हो, पर योगी को कमजोर ना करें। अभी 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट हेमंत विश्व शर्मा का आया, उन्होंने कहा मेरे लिए राजनीति नहीं है, डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है आसाम में बहुत बुरी तरीके से। 1951 में मुसलमानों की संख्या 12% थी और अब जो है 40% है। ये मेरे लिए जीवन मरण का प्रश्न है, ये किसी भी प्रकार से रोकना चाहिए, इसी किसी प्रकार से हम कंट्रोल करना चाहिए। और सबका साथ सबका विश्वास, सबका विश्वास सबका विकास, ये सब पुराना मुद्दा हो गया। इसी को दोबारा इसको पुनर्लिखित किया अपनी एक सभा में। एक नेशनल टेलीविजन का मैंने देखा, शुभेंदु अधिकारी वेस्ट बंगाल से, बीजेपी के बड़े नेता, बीजेपी के अध्यक्ष, उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास नारा हो गया फेल, क्योंकि 2 से 77 में पहुंचे, बीजेपी ने मरने के लिए छोड़ दिया वहां पे आदमियों को, बीजेपी के सपोर्टर, उनके जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया, जो उनके बूथ कर्मी थे, जो उनके बूथ के जो अध्यक्ष थे, उनको जो बीजेपी कार्यकर्ता थे, निकाल के उनकी निश्चित सत्या कर दी। बीजेपी ने क्या करा, क्या एक्शन लिया? कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कह दिया सबका साथ सबका विकास फेल हो गया है, अब हम उनके साथ, जो हमारे साथ हम उनके साथ, जो बीजेपी के साथ। अब शुभेंदु अधिकारी का कहना देखो कितना तर्कसंगत और कितना फलीभूत होता है, अब हम उनके साथ। अब ये नहीं है कि मरने के लिए छोड़ दिया जाए। अगर इस पर चले तो शायद इनको 2029 में भी अपेक्षित सफलता मिले पूरे देश भर में। केशव प्रसाद मौर्य के एक बात और ऐड कर दूं मैं इसमें। केशव प्रसाद मौर्य 2017 में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, जब इलेक्शन हुआ, 6 महीने पहले अध्यक्ष बने थे वो। उनमें के मन में कहीं एक बड़ी चीज है कि भाई मुझे मुख्यमंत्री बनना चाहिए था उत्तर प्रदेश का, वो नहीं बने, मुख्यमंत्री नहीं बने, योगी जी का नाम भी नहीं था। परंतु केशव प्रसाद मौर्य को समझना चाहिए, उनसे ऊपर तो मनोज सिन्हा का नाम था, उनका नाम तो कहीं था ही नहीं, परंतु वो अभी भी योगी जी को डिसबैलेंस करते रहते हैं, करने की फिराक में रहते हैं। दूसरा एक नाम और डबल इंजन की सरकार कह के मोदी ने 2 मुख्यमंत्री बना दिए, और जहां इनकी सरकारें बननी है अब नए, क्योंकि बड़ा चेहरा ना बन जाए कोई, मोदी को सोचना चाहिए था क्या वाजपेयी और आडवाणी उनके साथ ऐसा ही करते, उन्हें केशुभाई पटेल से ऊपर उनको तरजीह दी, और एक शंकर सिंह वाघेला से ऊपर उनको तरजीह दी। तो अगर वो मोदी के साथ 2 मुख्यमंत्री बनाते और सेंट्रल ओरिएंटेड कर देते राज्य सरकार को, तो क्या मोदी इतने बड़े फैसले ले पाते, आज वो प्रधानमंत्री बन पाते? तो जो तुम्हारे साथ तुम्हारे नेताओं ने करा अच्छा, तो तुम औरों के साथ क्यों नहीं करते? ब्रजेश पाठक एक दूसरे उप मुख्यमंत्री हैं, वो 2004 से लेकर 2016 तक भारतीय बहुजन समाज पार्टी में रहे। एक बात और कहना भूल गया, मायावती का कमजोर होना भी बीजेपी के लिए कुठाराघात बनकर सामने आया। खैर इस बारे में किसी और दिन बात करेंगे। हरिशंकर तिवारी होते थे समाजवादी पार्टी के नेता, तो उनके गनमैन हुआ करते थे ये। हरिशंकर तिवारी को माफिया का डॉन कहते थे गोरखपुर क्षेत्र में, पूर्वांचल में। तो ब्रजेश पाठक उनकी गनमैन होते थे, उनकी राइफल उठा के चलते थे, ये ऐसा मैंने सुना पढ़ा है। आज की डेट में ब्रजेश पाठक योगी की टांग खींचने में लगे हुए हैं। अगर योगी, मैं इस वीडियो के माध्यम से मोदी जी से कहना चाह रहा हूं, अगर योगी के साथ कुठाराघात होता है, वहां पे योगी जी को कमजोर किया जाता है या उनको बदल दिया जाता है,
अगर योगी जी ने अपनी हिंदू वाहिनी बना के पार्टी छोड़ दी, क्योंकि संघ के आदमी तो है नहीं, और आप तो मोदी जी संघ के ऊपर आपके जो गडकरी जी संघ के हैं, शाह जी संघ के हैं, गडकरी जी और ये नड्डा जी संघ के हैं। जब आप ही लोग कह रहे हैं हमें संघ की सारी जरूरत नहीं, तो योगी जी के तो संघ के कभी रहे नहीं। उन्होंने हिंदू युवा वाहिनी से 425 सीटों में से अगर 50 सीट भी जीत ली उत्तर प्रदेश के अंदर, तो फिर बीजेपी तो कांग्रेस से भी बुरी हालत में चली जाएगी। खैर, भगवान ना करे कभी ऐसा हो। तो जो उनके गनमैन होते थे उनको आपने उप मुख्यमंत्री बना दिया, जो 2016 के बाद बीजेपी में आए हैं। ऐसे बहुत अशोक चौहान से लेकर अजीत पवार से लेकर बहुत सारे लोगों की फहरिस्त है, जो जिनका हम बीजेपी कहती थी भ्रष्टाचारी है, वो आके उनकी पार्टी में आके साफ हो गए। तो ये एक तरीके का गलत प्रैक्टिस है। इसका एक उदाहरण देता हूँ। हरिशंकर तिवारी ने जब योगी सांसद का इलेक्शन लड़ रहे थे तो खबर भिजवाई अयोध्यानंद जी के पास, जो योगी जी के गुरु थे, कि हम योगी जी के लिए प्रचार करना चाहते हैं और हम चाहते हैं हमारे कैंडिडेट जो विधानसभा का लड़ रहा है उसके लिए योगी जी प्रचार करें। योगी जी ने स्पष्ट मना कर दिया। गुरु जी से कहा आपने कि आप इस पर हामी ना भरिएगा, क्योंकि हामी भरना तो बहुत गलत होगा, अपना पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा होगा, पैर कुल्हाड़ी के ऊपर मारने जैसा होगा। तो क्योंकि हम माफिया के खिलाफ खड़े हुए हैं, माफिया के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उन्हीं के खिलाफ उन्हीं के सपोर्ट में हम प्रचार करेंगे तो बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं आत्मघाती होगा। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं केवल यही संदेश देना चाहता हूँ। मैंने आपको अब तक का अपडेट दिया। 10 सीटों पर अब उत्तर प्रदेश में फिर चुनाव है। उपचुनावों में जो अभी 13 सीटों पर हुए थे, बीजेपी की हालत आपने देख ली। अहंकार मोदी जी को, शाह जी को छोड़ना चाहिए। अखिलेश यादव ने समझदारी से टिकट बांटे, जातिगत तरीके से टिकट बांटे। अगर अयोध्या में भी लल्लू सिंह की जगह किसी पासी को टिकट मिल जाता है, अवधेश प्रसाद पासी समुदाय से आते हैं, समाज से आते हैं, किसी पासी समाज के व्यक्ति को टिकट दिया था तो वो सीट नहीं आते। खैर, जो भी है, बहुत सारी वहाँ पे समस्या भी रही। हिंदुत्व से हटके अगर बीजेपी चलेगी तो उसका नष्ट होना या कम होना तय है। अपने कोर वोटर को नाराज करके, अपने जो कार्यकर्ताओं को नाराज करके कैसे सफलता प्राप्त होगी? पृथ्वीराज से सबक लेना चाहिए। उसके बाद हमें सबक पे सबक मिलते जा रहे हैं। पूरा इतना बड़ा ईरान तक भारत का शासन था, छोटे से हिंदुस्तान में रह गया। वहाँ भी मुसलमान अभी अमेठी में नारे लगाया है और याली कहना होगा और हिंदुस्तान में रहना होगा। तो इस तरीके की वार्ताएं हो रही हैं, जिस प्रकार से अगर डेमोग्राफिक चेंज होगा, अगर बीजेपी कहे हम ये नहीं कर सकते, सब कुछ कोर्ट में करना है, तो फिर कोर्ट में भी आप हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे। जो हमने पीआईएस, हमारे ग्रुप में पीआईएस लगाई, उसको सपोर्ट नहीं कर रहे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा इस वीडियो के माध्यम से यही कहना है कि अगर बीजेपी को सर्वाइव करना है तो अपने कोर इशू पे आना होगा, हिंदू हित की बात करनी होगी, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तुष्टिकरण, तृप्तिकरण, ये सब बेकार की बातें हैं। भगवान किसी का तृप्तिकरण नहीं कर पाए तो तुम तो किसी गिनती में नहीं हो प्रभु। तो इसको मैं वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। जल्दी मिलते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, आपने देखा, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इस वीडियो पे, इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, जिससे आप इस वीडियो को, आपको आने वाली वीडियो मिलते रहे। और एक बात और कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को कम से कम 10 व्यक्ति को शेयर जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।